हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीबीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। और इस साल भी जो कुछ यूनिवर्सिटी की एग्जाम हुई है उनमें भी ये क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जैसा आपने 11th-12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही है। तो आपको जो आंसर्स लिखना है, पहले तो आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है और फिर उसके बाद उनके आंसर्स को डिस्क्राइब करना है। इट मीन्स पहले आपको पॉइंट पॉइंट लिख दो, फिर एक एक करके उन पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। तो फुल वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा और फिर उन क्वेश्चंस के आपको आंसर डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो जो बच्चों को अगर ऐसा है कि सर सिर्फ क्वेश्चन दे दो, आंसर हमको नहीं चाहिए, तो वो क्वेश्चन देख के जा सकते हैं। और जिन बच्चों को ऐसा है कि सर एक बार आप आंसर भी समझा दो, तो उनके लिए इस वीडियो में आंसर्स भी है, जैसा उनको ठीक लगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। पहला क्वेश्चन है बेटा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। प्रबंध लक्ष्यात्मक होता है, व्याख्या कीजिए। और व्यवसाय प्रबंध के आधारभूत उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखो, आपको सबको पता है मैनेजमेंट आपने सब पढ़ा है ना। तो मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी काम को सही तरीके से करवाने की कला जो होती है मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट दोनों होता है। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल पावर भी है, इनटेंजिबल प्रोसेस भी है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस ये आपको सबकी याद करके रखना है। चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो। ध्यान रखिएगा, जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं वो भी आपको याद रखना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सब के आपको कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, लिमिटेशन, फिर प्लानिंग की प्रोसेस, कंट्रोलिंग की प्रोसेस, स्टाफिंग की प्रोसेस, इसके बाद डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स, ये सब भी आपको याद रखना है। इसके और में जो क्वेश्चन आया था पेपर में, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में डिफरेंस, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट की दो थ्योरी मेन है। मैनेजमेंट के अंदर दो थ्योरी मेन है। एक तो है हेनरी फेयोल की थ्योरी और दूसरी है एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी। हेनरी फेयोल को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और टेलर को बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये साइंटिफिक थ्योरी में आपको टेलर की थ्योरी ही लिखना है। हेनरी फेयोल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, आप सबको पता होगा, 12th में पढ़ा होगा आपने। बट अगर कोई बच्चों का 12th में मान लो कॉमर्स नहीं था, उन्होंने कॉलेज में कॉमर्स लिया, तो उनको मैं बता देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम, व्यवस्था क्या है। विच आर द मेन सब सिस्टम ऑफ बिजनेस सिस्टम, व्यवसाय व्यवस्था के उपव्यवस्था की अवधारणा को समझाइए। ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, अभी मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसके और में है, एक्सप्लेन इंडियन मॉडल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है ये। व्यवसाय प्रबंध में भारतीय प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन किसी प्रबंध की धुरी है, उक्त कथन का किसी नियोजन के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। प्लानिंग इज पाइवोटल इन द मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट जो पूरा आसपास घूमता है वो उसका जो मेन केंद्रीय बिंदु है प्लानिंग। ये प्लानिंग अगर होगी तो ही आप बाकी सारे काम, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग कर पाओगे। तो आपको रिलेशन लिखना है इंपॉर्टेंट ऑफ प्लानिंग। मैंने आपको बोला था कि प्लानिंग के इंपॉर्टेंस करके रखना है आपको एग्जाम में ये। इसके और में क्वेश्चन आया था, नियोजन सर्वदा धनात्मक योगदान नहीं होता है, इस कथन से नियोजन की सीमाएं बताइए। लिमिटेशन भी बोला करने के लिए आपको मैंने। प्लानिंग डज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, रेफरेंस विद द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। देखिए, आपने जो प्लानिंग करी वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है। जैसे कि जिससे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी वो इंफॉर्मेशन सही थी कि नहीं, जो डाटा आपने कलेक्ट करा डाटा सही था कि नहीं, जो एनालिसिस हुआ वो सही था कि नहीं। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आपने प्लानिंग करी है लेकिन जरूरी नहीं सक्सेस भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप सब फ्रेंड्स ने मिलके एक टूर बनाया कि हम सब जो गर्मी में शिमला मनाली घूमने जाने वाले हैं। अब क्या हुआ, आपने उसके लिए एक बस बुक कर ली कि भाई बस यहीं से लेके जाएगी, यही पूरा घुमाएगी और वापस लाके छोड़ भी देगी। या फिर आपने प्राइवेट कैब या वो ट्रेवलर चलती वो बुक कर ली। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने यहाँ से
ट्रैवलर वाले को टाइम दिया था कि भाई सुबह 6 बजे आ जाना, हम निकल जाएंगे, फिर ये करेंगे, पूरा आपने दिन भर की प्लानिंग कर ली थी। अब आप सुबह से इंतजार कर रहे हो ट्रैवलर वाले का और वो आए ही नहीं टाइम पे। मान लो वो 10, 11, 12 बजे आ रहा है कि सर ट्रैवलर पंचर हो गई थी या कुछ भी रीजन बताएगा, तो दिन भर की प्लानिंग खराब हो जाएगी आपकी। तो समझ रहे हो ना, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन भी होता है। तो आपने जो प्लानिंग करी है वो सही रहेगी या नहीं, ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो उसमें आपको प्लानिंग की लिमिटेशंस भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एमबीओ मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के चरणों को समझाइए। व्हाट डू यू मीन या अंडरस्टैंड बाय एमबीओ मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक्सप्लेन स्टेप्स इन एमबीओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इसके और में क्या क्वेश्चन आया था, व्यवसायिक संसाधनों एवं एमबीओ किस प्रकार संचालित किया जाता है? एमबीओ की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। हाउ इज एमबीओ प्रोग्राम कंडक्टेड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस। आपको जितने भी आपके पास सीरीज है, गाइड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, एडवांटेज पूछे हैं, लिमिटेशन पूछी है, ध्यान से देखोगे सबके पॉइंट लगभग सेम है। तो बस आपको ऐसी सेम पॉइंट की लिस्ट बना लेना है ताकि वो सब में लिख सको। बाकी इनके आंसर मैं डिस्कस करूंगा आपसे वीडियो ये पेपर खत्म हो जाने के बाद। नेक्स्ट है संगठन का क्या महत्व है? संगठन के विभिन्न चरणों को समझाइए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस, प्लानिंग की प्रोसेस, सिलेक्शन की प्रोसेस ही करके रखना है आपको। इसके और में है, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अधिकार अंतरण या प्राधिकरण करना, मतलब अपना अधिकार दूसरे को दे देना, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? काम करने की पावर आपके हाथ में होना। इसमें आप जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो तो दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक लाइन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइजर होता है, या एक जिसको हम बोल सकते हैं एक ऐसा पर्सन होता है जिससे आपको पहले परमिशन लेना पड़ती है, एडवाइस लेना पड़ती है, फिर ही आप काम कर सकते हो। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इनमें इनके अलग से एडवाइजर्स होते हैं। तो टॉप लेवल भी कोई डिसीजन खुद नहीं लेता है, टॉप लेवल भी पहले इन एडवाइजर से एडवाइस लेता है, उसके बाद काम करता है। तो इसमें क्या कन्फ्लिक्ट्स और उनका सॉल्यूशन क्या है ये बताना है आपको। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक्सप्लेन द यूज ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यू इन बिजनेस इंटरप्राइज। देखो जब भी हम मतलब भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो व्यवसाय की स्थापना में भारतीय परंपरा के मूल्य का उपयोग किस तरीके से होता है। देखिए हमारा जो कल्चर है वो हमको बहुत सारी चीजें समझाता है कि हमें जो कस्टमर है वो हमारा भगवान के समान है ना, हमें उनसे हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो अभी हम डिटेल में इनके आंसर देखेंगे तो उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम अपना इंडियन ट्रेडिशन फॉलो करते हैं तो। दूसरा है, योजना परिसर की समझ को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लानिंग प्रीमाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। संगठन संरचना को डिजाइन करने के लिए बहुत अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। संगठन संरचना के डिजाइन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताइए। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिक्वायर लॉट ऑफ कंसिडरेशन। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, व्हाट आर द मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने आपको पहले बोल रहा था। और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करके रखना। मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट है, करके रखना। प्लानिंग की प्रोसेस करके रखना। 15, निर्देशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्टिंग। निर्देशन के प्रकार और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन बच्चों को लगता है कि सर क्वेश्चन मिल गए, हमारा काम हो गया, तो ठीक है। अगर आपको इनके आंसर समझना है तो अब हम पूरा डिटेल में इनके आंसर्स पे बात करने वाले हैं, तो आप एक बार आंसर सुन लो। तो ये हमारे आंसर्स हैं। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, उसके ऑब्जेक्टिव बताना है। तो मैनेजमेंट इज कंसीडर एज गोल ओरिएंटेड,
मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों मानते हैं? बिकॉज इट इज पर्पसफुल एक्टिविटी। भाई मैनेजमेंट करने के पीछे हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। आज आप कोई भी प्रबंध करने वाले हो, मैनेजमेंट करने वाले हो, तो उसके पीछे कोई गोल होगा ना हमारा। जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आप अब मैनेजमेंट करोगे कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना टाइम है, कल सुबह पेपर कितनी बजे है। तो आपका एक गोल है कि आपको एग्जाम देने जाना है, पेपर अच्छा करना है, इसलिए आप आज मैनेजमेंट करोगे। तो ये गोल ओरिएंटेड होता है। एट अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट। तो बिजनेस में क्या होता है कि जो आपके टारगेट होते हैं उनको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। रैदर देन फंक्शनिंग एमलेसली। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, बिना एम के काम करे जा रहे हैं। मैनेजमेंट डायरेक्ट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टूअर प्री डिटरमाइन आउटकम्स। जो हमने पहले से निर्धारित कर रखे थे उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इंसान प्लस रिसोर्स को सही जगह लगाएं, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, बिजनेस में ग्रोथ हो सके, सोशल इम्पैक्ट बढ़ सके। एवरी एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट इज कैलकुलेटेड टू कंट्रीब्यूट टू दिस ओवर। देखो आपने लिखा है ओवर अचीविंग गोल, मतलब कि पहले से जो आपने गोल डिसाइड करा था, आप उन गोल को पूरा करने के लिए ही कोई भी एक्शन लेते हो। अब बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है बिजनेस मैनेजमेंट का, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। भाई बिजनेस में मैनेजमेंट क्यों करते थे? कि सर्वाइवल हो, प्रॉफिट कमा सके और ग्रोथ हो हमारे बिजनेस की। सोशल ऑब्जेक्ट क्या होता है बिजनेस का? अच्छी क्वालिटी का गुड्स देना है एट ए रीजनेबल प्राइस। भाई हम सोसाइटी में रहते हैं, वहीं पे कमाते हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना हमें। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। जो भी आप शॉप ओपन कर रहे हो उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड। कोई भी अनएथिकल काम आपको नहीं करना है। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल जरूरतें पूरी हो सके, उनको समाज में एक पहचान मिल सके, उनको काम करने के लिए एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। अब आप इसको डिस्क्राइब कर देना डिटेल में। क्या करना? इन्हीं पॉइंट को डिटेल में डिस्क्राइब कर देना, कितने वर्ड्स में आ रहा है उस हिसाब से। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा सिस्टम एंड सब सिस्टम ऑफ बिजनेस। सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस अ यूनिफाइड होल। सिस्टम एक इस तरीके से इंटर रिलेटेड डिपेंडेंट कंपोनेंट है जहां पर हम अलग अलग चीजों को इस तरीके से यूज करते हैं ताकि हम होल, जो टारगेट है उसको अचीव करना है। मतलब हम इंडिविजुअल को ना देखते हुए होल के बारे में बात करते हैं, मतलब पूरे संस्था, पूरे इंस्टीट्यूट के बारे में। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इट इज अ सिस्टम दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यहाँ हम रॉ मटेरियल लाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, लेबर लगाते हैं, ठीक है। ये सब लगाने के बाद हमको आउटपुट में गुड्स मिलता है, सर्विस मिलती है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये पूरा हो गया सिस्टम। अब इसके सब सिस्टम क्या क्या है बेटा? पहला टेक्निकल सब सिस्टम। जो भी आप ये सब रॉ मटेरियल, कैपिटल, इंफॉर्मेशन सब लगाओगे तो इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगी आपको, ताकि फिर आप उससे प्रोडक्शन कर सकोगे। स्ट्रक्चर सब सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक हिरार्की होती है। हिरार्की मतलब जैसे ये यहाँ पे ए है सबसे बड़ा टॉप लेवल, फिर बी, फिर सी और नीचे डी। तो ये इस तरीके से लेवल्स में डिवाइड होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो उस हिरार्की को, अथॉरिटी को, कम्युनिकेशन चैनल को बना के रखना है सब सिस्टम कहलाता है। थर्ड है साइको सोशल सिस्टम। कंसर्न द बिहेवियर। देखो आपको जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं लोग, वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, उन सब के बिहेवियर का ध्यान रखना, इंटरेक्शन करना। जो आपकी शॉप पे लोग आते हैं किस तरीके के कल्चर को बिलोंग करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने किस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा है, वर्कर्स हमसे आके बात कर पाते हैं कि नहीं, हम उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं, वो सब बात ध्यान रखना पड़ती है। फिर मैनेजरियल सब सिस्टम इन कंपासेस द, इसमें क्या होता है बेटा? प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, स्टाफिंग आती है, लीडिंग और कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस भी सब सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लानिंग इज पाइवटल इन द मैनेजमेंट बिकॉज इट एट्स द फाउंडेशन। मैंने आपको बताया कि क्यों इसको पाइवटल बोलते हैं। ये सारे चीजों का बेस होता है बेटा। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी, प्लानिंग ही खराब है आपकी, तो स्टाफिंग कितनी भी अच्छी कर लो, आप ऑर्गेनाइजेशन बना लो, कंट्रोलिंग किस बात की करोगे? प्लानिंग ही नहीं है आपकी, तो
हर काम के लिए प्लानिंग जरूरी होती है आपकी। विच ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर बिल्ड। प्लानिंग एक तरीके से बेस होता है, इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है आपकी। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी होगी। विदाउट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन लेक डायरेक्शन, मैनेजर कैन नॉट इफेक्टिवली अलोकेट रिसोर्स और कोऑर्डिनेट एक्टिविटी। प्लानिंग के बिना ना ही आप रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज कर पाओगे, ना ही आप सारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन बिठा पाओगे। तो प्लानिंग के इंपॉर्टेंस में क्या है? प्रोवाइड डायरेक्शन, इट सेट्स क्लियर गोल एंड पार्ट टू अचीव देम। प्लानिंग में क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर हुम टू डू। मतलब प्लानिंग में हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कौन उस काम को करेगा। तो हमारा गोल फिक्स होता है, पाथ फिक्स होता है। रिड्यूस रिस्क, अगर हम प्लानिंग प्रॉपर करके रखते हैं तो रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि हम पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्टिजेंसी आ सकती है। प्रमोट्स एफिशिएंसी, बेटा एफिशिएंसी का मतलब होता है कम खर्चे में बेटर वर्क करना। तो अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एक्टिविटी एंड वेस्टफुल एफर्ट, जो एक्टिविटी बार बार हो सकती है उसमें टाइम भी वेस्ट लगता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं हमारे, या कुछ एफर्ट हम वेस्टफुल लगा रहे हैं, तो प्लानिंग करने से वो नहीं लगाते और हमारा टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं। फैसिलिटेट्स कंट्रोल, इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच परफॉर्म कैन बी मेजर्ड। प्लानिंग आपको एक स्टैंडर्ड सेट करके देता है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते जाते हैं। तो ये कंट्रोलिंग में भी हेल्प होता है। और ध्यान रखना, प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में होते हैं इंटर रिलेटेड। अगर आपने प्लानिंग कर ली और कंट्रोलिंग नहीं करी तो आपकी प्लानिंग मीनिंगलेस है, और अगर आपको कंट्रोलिंग करना पर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग आपकी ब्लाइंड है ना। ये ध्यान रखना है आपको। इफेक्टिव प्लानिंग इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन स्टे फोकस्ड ऑन इट्स मिशन। एक अच्छी प्लानिंग ये बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने मिशन के ऊपर फोकस रहना चाहिए, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं, डायनामिक्स बदल रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, उनको अडॉप्ट करते रहना चाहिए। कई बार अगर आप चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, बिजनेस में भी उससे लॉस होता है बेटा। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, आप लिख लो। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ये भी आप ऐड कर सकते हो, पॉज करके लिख लेना या फिर वापस से पीछे वीडियो करके तब लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज एन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objective। सिंपल है, आपने एक उद्देश्य बना लिया अपना और उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप मैनेजमेंट कर रहे हो। इससे क्या होता है, एक ऐसा मॉडल बना लेते हो आप जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना, ताकि आपके ऑब्जेक्ट जो है फुलफिल हो सकें। दैट एग्रीड अपॉन बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, और इसको मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों एग्री भी करते हैं। The core principle is that participation in goal setting increase employee commitment and motivation। अगर आप मैनेजमेंट के अंदर रहते हो, और अगर आप एम्प्लॉयज को भी चांस देते हो कि भाई आओ और आप बिजनेस का गोल सेट करने में हेल्प करो, तो वो भी अपने आप को मोटिवेटेड समझते हैं, कमिटेड समझते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी प्रोसेस क्या क्या है। अब देखते हैं की स्टेप्स इन एमबीओ प्रोसेस। पहला है डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहले तो आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा है डिफाइनिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से आपको जो एम्प्लॉय रहेंगे उनके लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। फिर कंटिन्यू उनको मॉनिटरिंग करना है, उनके परफॉर्मेंस को चेक करना है, एंड उनकी प्रोग्रेस भी देखना है कि उनमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, परफॉर्मेंस की जांच करना और फीडबैक देना है। प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड, और जो इंसान अच्छा परफॉर्म करता है उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। कई बार आप देखते हो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसे अवार्ड मिलते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल एफर्ट विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, एमबीओ क्रिएट्स अ यूनिफाइड अप्रोच टू सक्सेस। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये टॉपिक, इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस एंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is the management function that arrange and structure work to accomplish the organization goal।
ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो बिजनेस के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लियरली स्टैब्लिश करता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। भाई अथॉरिटी में कौन टॉप लेवल पे, कोई मिडिल लेवल पे, कोई लोअर लेवल पे। फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके, एफिशिएंटली रिसोर्स को यूज कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग टर्न प्लान इनटू एक्शन बाय डिफाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमने प्लानिंग की थी वो उस प्लानिंग को एक्शन में कौन लेकर आता है, ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम सबको अपने अपने रोल दे सकें और रोल के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकें। ध्यान रखना इसी में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन भी आता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती है। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहला काम क्या होता है कि आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि क्या काम है और उस काम को किस तरीके से बांटना है। टोटल वर्क जो है उनको अलग अलग टास्क में हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। आप अलग अलग ग्रुप को जिनको सिमिलर टास्क दिया है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में या यूनिट्स में डिवाइड कर दो। असाइनिंग ऑफ ड्यूटी। अब भाई आपने जो डिपार्टमेंट बनाए हैं उनको उनकी स्किल के ऊपर या उनके पर्सनल टैलेंट के ऊपर आप उनको टास्क दे सकते हो परफॉर्म करने के लिए, और एक रिपोर्ट बनाओगे आप कि इंसानों ने अपना काम बेटर करा है नहीं करा है, उनमें यूनिटी है कि नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति को जो कमांड मिल रही है वो एक ही सुपीरियर से मिले, ये बात भी आप इंश्योर करो। अगर उनके 2-3 सुपीरियर होंगे तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी कोऑर्डिनेशन करने में। तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अ स्टेबल फ्रेमवर्क दैट अलाउ एन एंटरप्राइज टू ऑपरेट स्मूथली एंड स्केल इफेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन जो उनके और में थे उनको भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट थिंग्स, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। सिंपल सी बात है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है चाहे पैसा ज़्यादा लगे चाहे कुछ भी हो, आपको जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको पूरा करना है विद इन टाइम। चाहे पैसा ज़्यादा भी खर्चा हो जाए कोई टेंशन नहीं है, बट आपको गोल पूरा करना है, जो टारगेट बनाया है उसको विद इन टाइम पूरा करना है। पर एफिशिएंसी जो होती है ये बोलती है काम आपको इस तरीके से करना है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड कॉस्ट, कम से कम खर्चा हो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो और कॉस्ट कम करने में फोकस करते हैं, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे कॉस्ट कितनी भी लगे, पैसा कितना भी लगे, वहां पर मेन ऑब्जेक्ट होता है टाइम पर काम को पूरा करना। पर एफिशिएंसी में क्या होता है कि काम तो करना है आपको बट वेस्टफुल एक्सपेंसेस नहीं करना और कॉस्ट कम से कम रखना है। अ मैनेजर मस्ट बैलेंस बोथ। एक मैनेजर को दोनों बातें ध्यान रखना पड़ती है, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंटली इन कॉस्ट नहीं। ये उन्होंने बोला देखो अगर आप इफेक्टिव हैं बट इनएफिशिएंटली इज कॉस्टली, अगर आप इनएफिशिएंट हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर आप एफिशिएंट हैं पर आप इफेक्टिव नहीं हैं तो आप समय पे अपने ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है। अब इसमें जो सेकेंड टॉपिक था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था, तो मैंने आपको बताया था बेटा F.W. टेलर को हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दिस थ्योरी एम्फेसिस द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द मैनेजमेंट। इन्होंने बोला था बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंस, विज्ञान अंगूठा टेक नियम नहीं है, उसको आप साइंस से रिप्लेस करो बेटा। आप पुरानी ट्रेडिशनल मेथड को लेकर आज के ज़माने में काम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको हार्मनी रखना है, नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ये मेन 4 उनके प्रिंसिपल थे, ये आपको ध्यान रखना है। इट फोकस ऑन फाइंडिंग वन बेस्ट वे टू परफॉर्म द टास्क थ्रू द टाइम एंड मोशन स्टडी। इसमें आपको टाइम स्टडी भी करना है, मोशन स्टडी भी करना है। देखो टाइम स्टडी का मतलब होता है कि कोई काम को परफॉर्म करने में कितना आइडियल समय लगता है। जैसे आपकी एग्जाम का पेपर है तो वो 3 आवर्स का होगा, तो आपको एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करके दिया है कि ये पेपर का लेंथ है और बच्चों को एक स्टैंडर्ड टाइम 3 आवर का दे रखा है, बच्चा इसमें पेपर पूरा कर सकता है, जो कि टाइम स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है
कि अगर हमको ये देखना है कि कोई भी उस दौरान वेस्टफुल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए फोटोग्राफिक कैमरे लगे होते हैं ताकि नजर रख सकें कि कोई वेस्टफुल वर्क तो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मोशन स्टडी। स्टैंडर्डाइजेशन टूल, भाई एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हो आप। इक्विपमेंट्स, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी या मशीन यूज करने वाले हो आप। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स, वर्कर को आपको एक साइंटिफिक ट्रेनिंग देना पड़ेगी ताकि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके, रिस्ट्रिक्शन प्रोडक्शन ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मॉडल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इंडियन मॉडल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंगली characterized by the blend of western management technique and traditional Indian values। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि हम इंडियन वैल्यूज को ध्यान में रखते ही रखते हैं, साथ में जो मैनेजमेंट की मॉडर्न टेक्निक्स हैं हम उसको भी फॉलो करते हैं, जिसमें हम हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को भी हमारे साथ जोड़ के चलते हैं। इट एम्फेसाइजेज रिलेशनशिप बेस्ड मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचते, साथ में जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी उनके बारे में भी हम ध्यान रखते हैं। इंडियन मैनेजर्स ऑफन प्रायोरिटाइज हिरार्किकल रिस्पेक्ट, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए ट्रेडिशनल जो मैनेजर होते हैं इंडियन मैनेजर्स, तो वो एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी रखते हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो करते हैं वो एक कलेक्टिव तरीके से सबसे पूछ पाछ के उनकी भी राय लेके करते हैं। इसके अलावा उनके इमोशंस का, फीलिंग्स का भी ध्यान रखते हैं। इट इंटीग्रेट द कंसेप्ट ऑफ धर्म इनटू द बिजनेस एथिकल ड्यूटी। देखिए कई बार आपने सुना होगा हमारे इंडियन बिजनेसमैन जो होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो ये बोलते हैं तो हमारा करना हमारा धर्म है ना। धर्म का मतलब होता है हमारी इथिकल ड्यूटी है, तो कभी भी वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जिससे एम्प्लॉय को या फिर कस्टमर को प्रॉब्लम आए। बैलेंसिंग प्रॉफिट मेकिंग विद सोशल ऑब्लिगेशन एंड एनवायरमेंटल। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट भी अर्न होना चाहिए, और जो आपके सोशल ऑब्लिगेशन है वो भी पूरे होना चाहिए। तो ये हमारा इंडियन मॉडल जो है वो इनकरेज करता है इन चीज़ों के लिए। अगला क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं? तो प्लानिंग डज नॉट ऑलवेज कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, ये क्वेश्चन था बेटा। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला, इट कैन क्रिएट रिजिडिटी। जब आप प्लानिंग कर लेते हो तो उसमें कठोरता आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये पहला दिक्कत है, क्योंकि सडनली जो चेंजेस आते हैं हम उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट रैपिडली चेंज होता रहता है। तो अगर हमने पहले से कोई प्लान बना रखा है तो उसमें सडनली चेंजेस नहीं आ पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एक बस ड्राइवर को बुलाया कि भाई आप जो है वो सुबह 6 बजे आ जाना हमको लेने के लिए, और यहाँ से हम जाएंगे और 8 बजे मान लो हमको उज्जैन पहुँचना है, और उज्जैन से कहीं और के लिए हमारी ट्रेन है ना। तो आपने एक बस बुक कर ली, आप बहुत सारे लोग थे तो, और आप वहाँ से 8 बजे आपको उज्जैन से आपकी ट्रेन है, वहाँ से आपको निकलना है, रिजर्वेशन उज्जैन से ही हुआ है। अब मान लो आप सब लोग 5 बजे उठ के रेडी हो गए और बस का वेट करने लगे और बस आई नहीं, और घर पे ही आपको 8 बज गई, तब उज्जैन जाओगे ट्रेन छूटी जाएगी आपकी, सडनली आपको दूसरी बस भी नहीं मिल पाएगी कि आप तुरंत पहुंच जाओ। तो ये बेटा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब इन्वायरमेंट तुरंत चेंज हो जाता है। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी बाय फोकसिंग एम्प्लॉय टू फॉलो सेट पाथ। इसमें क्रिएटिविटी नहीं हो पाती क्योंकि आपने पहले एक पाथ डिसाइड कर दिया, उसको उसी पाथ पे फॉलो करना है, तो आप कुछ नया काम नहीं कर पाओगे। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग करने में टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी लगता है, इसलिए थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाती है। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। ये बेटा अजम्पशन पे बेस्ड होती है कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, पर कभी कभी अजम्पशन करेक्ट नहीं होते, लीडिंग टू पुअर आउटकम्स इफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजिंग अनएक्सपेक्टेडली। मान लो एनवायरनमेंट अचानक से चेंज हो जाए तो फिर प्लानिंग आपकी पूरी वेस्ट हो जाती है। MBO प्रोग्राम कंडक्ट एंड लिमिटेशन। अब कंडक्टिंग MBO एंड MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन गोल। हम एक लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लेते हैं विच आर देन कास्केडेड डाउन टू डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव थ्रू कोलैबोरेटिव बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। परफॉर्मेंस इज पीरियडिकली रिव्यूड अगेंस्ट दिस म्यूचुअल एग्रीड अपॉन गोल। देखिए इसमें क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है
कि हम मैनेजर और सबॉर्डिनेट से मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उनको एक गोल डिसाइड करा देते हैं कि भाई ये लॉन्ग टर्म गोल है और हमको अब इंडिविजुअल के बारे में ना सोचते हुए मिलके इस गोल को अचीव करने के बारे में सोचना है। वो फिर हम उस गोल की तरफ देखते हैं कि ये परफॉर्म ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके लिमिटेशन क्या क्या है? तो एमबीओ कैन बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू हाई टाइम रिक्वायरमेंट एंड द प्रेशर इट प्लेस ऑन द एम्प्लॉय टू अचीव शॉर्ट टर्म रिजल्ट। एक प्रॉब्लम आती है बेटा कि कई बार इसमें हाई टाइम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि आपको कम समय में टारगेट अचीव करना है, विच में डिस्करेज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इससे आप लंबे समय में कोई प्लान नहीं बना पाते हो। इट में ऑल्सो लीड टू एक्सेसिव पेपर वर्क। अब अगर आप सबसे डिस्कस करोगे तो पेपर वर्क भी बहुत लगेगा। कन्फ्लिक्ट इफ द गोल आर नॉट परसीव एज फेयर एज रियलिस्टिक। मान लो आपने ऐसा गोल बनाया जो एम्प्लॉय को लग रहा है कि हमारे लिए ठीक नहीं है या मैनेजर को लग रहा है कि हमारे लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथॉरिटी एंड लाइन स्टाफ कन्फ्लिक्ट। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? तो अथॉरिटी इज द रिजल्ट टू गिव ऑर्डर, मेक डिसीजंस, allocate resources within an organization, it flow downward through the hierarchy। देखो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इसमें आपको एक पावर मिलती है कि आप ऑर्डर दे सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, किस काम के लिए कितने रिसोर्सेज लगेंगे उसको अलोकेट कर सकते हो। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है, मतलब टॉप से बॉटम फ्लो करती है। ध्यान रखना, आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं जो आपने 12th में पढ़ा होगा। लाइन इन स्टाफ कन्फ्लिक्ट। line manager are responsible for core operation while the staff manager provide advice and support। जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो मेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो लाइन और स्टाफ वाले होते हैं वो एडवाइस देते हैं। conflict arise when staff manager feel ignored when line managers feel staff interfere in their operational decision। कई बार क्या होता है इनमें कन्फ्लिक्ट तब होता है कि जो स्टाफ मैनेजर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमको इग्नोर किया जा रहा है, या फिर लाइन मैनेजर को लगता है कि स्टाफ मैनेजर हमारे बीच में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? इट इंक्लूड क्लियरली डिफाइनिंग रोल्स। भाई इसमें तभी सॉल्यूशन मिलेगा जब आप क्लियरली उनको अपने अपने रोल बता दो। इनकरेजिंग स्टाफ प्रोवाइड एडवाइजरी सपोर्ट। आप स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जो मैनेजर्स हैं उनको आप बोलो कि भाई आप एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करो रैदर देन डायरेक्टिव। एंड फॉस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ग्रुप्स। और उनमें ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब आ गए हमारे सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस पे। यूज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन वैल्यूज इन बिजनेस। आप बिजनेस में हमारी इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यू को कैसे यूज करते हो? तो इंडियन ट्रेडिशन वैल्यू रूटेड इन एंशिएंट विजडम ऑफर अ यूनिक फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल एंड इथिकल बिजनेस मैनेजमेंट। आपको पता है कि हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं जो हमारे भारत की प्राचीन जड़ों में समाया हुआ है। यहाँ पर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इथिकल बिजनेस मैनेजमेंट करने पे ध्यान देते हैं। अनलाइक प्योरली वेस्टर्न मॉडल फोकस्ड। देखो वेस्टर्न मॉडल से प्रॉफिट पे फोकस करता है, लेकिन इंडियन जो फिलोसफी होती है वो धर्म मतलब ड्यूटी, कर्म मतलब एक्शन, वासुदेव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज अवर फैमिली, इन कंसेप्ट पे काम करती है ना, कि आपको धर्म, कर्म, वासुदेव कुटुंबकम इन मेथड्स को हमारे बिजनेस में लेकर आना है। इनकॉर्पोरेट दिस वैल्यू इन बिजनेस इन सेवरल वे। अब इनको अपने बिजनेस में कैसे लेकर आ सकते हैं? पहला, इथिकल लीडरशिप मतलब धर्म। प्रायोरिटाइज इथिकल कंडक्ट, इंश्योर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर। लीडरशिप इज व्यू एज सर्विस रादर देन जस्ट अथॉरिटी एंड फोस्टरिंग लॉयल्टी। मतलब आपको सिर्फ ना अथॉरिटी के रूप में नहीं देखना है, आपको लीडर बन के सर्विस प्रोवाइड करने पे फोकस करना है, ना कि अपनी पावर दिखाने में। इससे क्या होगा कि आपके एम्प्लॉय आपके प्रति लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा अगर आप अपना सही तरीके से कर्तव्य निभाएंगे तो। स्टेक होल्डर्स हार्मनी। आपके जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है वो होते हैं स्टेक होल्डर्स। तो उनमें हार्मनी होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। हार्मनी मतलब एकता, टकराव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आता है वासुदेव कुटुंबकम वाला कंसेप्ट, जहाँ पर हम हर किसी को बोलते हैं कि वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी पे ध्यान दो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान देना चाहिए। हमारी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको भी पूरा करने पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलबींग्स। ट्रेडिशनल वैल्यू हमको इस बारे में भी बोलती है कि जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम फैमिली मेंबर समझें, उनका रिटेंशन इंप्रूव करने पे फोकस करें, उनको मोटिवेट करें, उनका मोरल हाई करने पे ध्यान दें।
सस्टेनेबिलिटी, इंडियन फिलोसॉफी प्रमोट लिविंग इन बैलेंस विथ नेचर, गाइडिंग मॉडर्न बिजनेसेस टुवर्ड सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड इंश्योर रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि ये बताते हैं कि हमको इस तरीके से बैलेंस ग्रोथ करना है कि हमारे लिए भी अवेलेबल रहें और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी चीज़ें अवेलेबल रहें। बाय इंटीग्रेटिंग दिस वैल्यू, अगर हम इन वैल्यू को हमारे बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो इंडियन एंटरप्राइज कैन अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इस इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, क्रिएटिंग अ कल्चरल ऑफ इंटीग्रिटी एंड रेजिलियंस। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, प्लानिंग प्रीमाइसेस आर द एंटिसिपेटेड इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल कंडीशन एग्जिस्टिंग व्हेन प्लान आर बीइंग मेड। जब प्लान बना रहे हैं हम तो उस समय पे हम एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, अभी इंटरनल कंडीशन क्या क्या है। उस तरीके से जब हम प्लान तैयार करते हैं तो कुछ हम अजम्पशंस मान लेते हैं या फोरकास्टिंग करते हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा प्लान बिल्ड होता है। इसमें क्या होता है बेटा, ये एक्यूरेट नहीं होते, क्या नहीं होते, एक्यूरेट नहीं होते, ये प्योरली गेस या हमारे एस्टिमेशन पर डिपेंड करता है। तो प्रीमाइसेस कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल और एक्सटर्नल, इनको डिवाइड करा है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल प्रीमाइसेस इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, कंपनी की पॉलिसी आती है, कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है वो आता है, मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है वो आती है, और एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल इन्वायरमेंट, जो आपने 12th में बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, है ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्निकल। इसके बाद है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जो होते हैं हमको दिखाई देते हैं, मेजर्ड इन यूनिट, जैसे लेबर आर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, फाइनेंशियल रिसोर्स, जिनको हम यूनिट में मेजर कर सकते हैं। और इनटेंजिबल वो जिनको हम यूनिट में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड, गुडविल, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल वो होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, इंटरनल, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या बनाना है। अनकंट्रोलेबल, इसमें एक्सटर्नल चीज़ें आती हैं जो हमारी कंट्रोल के बाहर होती है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी या नेचुरल डिजास्टर। इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस प्रीमाइसेस। अब अच्छे मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप इनको मॉनिटर करते जाओ, इनको वेरीफाई करते जाओ, ताकि जो डायनामिक इन्वायरमेंट है, चेंजेबल इन्वायरमेंट है, वहाँ पर आप अच्छे से काम कर सको। इफ द एक्चुअल कंडीशन डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्रेडिक्टेड प्रीमाइसेस द एंटायर प्लान मस्ट बी रिविजिटेड एंड एडजस्टेड। ताकि जो आपने पहले प्लान किया था, अगर मान लो वो चेंज भी होता है तो तुरंत आप रिवाइज कर सको और एडजस्ट कर सको। द प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग इज व्हाट सेपरेटेड अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी प्लान फ्रॉम अ फेल्ड वन। अगर आप प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करते हो, टाइम टाइम पे बिजनेस इन्वायरमेंट को चेक करते रहते हो, तो आप तुरंत अपना प्लान चेंज करके एक सक्सेसफुल प्लान बना सकते हो, ना कि फेल्ड प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के डिज़ाइन को इफेक्ट करते हैं। तो डिजाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इट डिटरमाइंस हाउ टास्क आर डिवाइडेड, हाउ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, हाउ कम्युनिकेशन फ्लोज। देखिए, जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान रखना पड़ती है कि आप टास्क को कैसे डिवाइड करोगे, आप पावर किसको दोगे, अथॉरिटी किस तरीके से देना है, फिर वहाँ पर कम्युनिकेशन किस तरीके से फ्लो होगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। इट मस्ट बी क्लियरली कंसिडर्ड बिकॉज अ पुअरली डिजाइंड स्ट्रक्चर कैन लीड टू कन्फ्यूजन, इनएफिशिएंसी एंड कन्फ्लिक्ट। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बनाते हो तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उनके बीच में, फिर इनएफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब पैसे ज़्यादा लगेंगे आपकी जेब से, और फिर आपस में कन्फ्लिक्ट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इस स्ट्रक्चर डिज़ाइन को इफेक्ट करते हैं। पहला है आपका स्ट्रेटेजी। द स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो द स्ट्रेटेजी। आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारी कंपनी का एम है इनोवेशन, अ फ्लेक्सिबल फ्लैट स्ट्रक्चर इज नीडेड, तो उसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबल और एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इफ इट्स एम फॉर एफिशिएंसी, अगर हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो एफिशिएंसी पे ध्यान रख रहे हैं तो एक हिरारिकल सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बेटर है, ना कि फ्लेक्सिबल और फ्लैट।
दूसरा साइज पर डिपेंड करता है। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है, द नीड फॉर फॉर्मलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज, ऑफन द नेसेसिटेटिंग अ शिफ्ट फ्रॉम सिंपल टू डिविजनल स्ट्रक्चर। तो अगर आपके बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको एक स्पेशल डिविजनल स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, सिंपल से काम नहीं चलेगा। देखिए, हम अगर प्रॉपरली ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो दो टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, हम फंक्शन के हिसाब से लोगों को डिवाइड करते हैं। फंक्शन के हिसाब से मतलब जिन लोगों को जो काम करना आता है, तो उस काम के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर दिया। जैसे कि जो इंसान सेल्स में अच्छे हैं उनको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, जो मैन्युफैक्चर में अच्छे हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहाँ पर उनके काम के हिसाब से लोगों को डिवाइड करते हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से लोगों को डिवाइड करते हैं। किसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे कि अगर आप कभी डीमार्ट जाते हो तो आपने देखा होगा डीमार्ट में क्या होता है, एक फूड प्रोडक्ट जहाँ पर है तो 3-4 लोगों को वहाँ अपॉइंट कर देते हैं कि भाई यहाँ पर तुम्हारा काम है, तुमको फूड डिपार्टमेंट देखना है। कुछ लोगों को वहाँ पे मेंस वेयर लेडीज़ वेयर क्या खड़ा कर देते हैं, वो उनका डिपार्टमेंट होता है। कुछ लोगों को बिलिंग काउंटर क्या खड़ा कर देते हैं, वो उनका डिपार्टमेंट होता है। तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। जहाँ पर वर्क इंपॉर्टेंट है तो वहाँ वर्क के हिसाब से डिवाइड करते हैं, उनको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड के हिसाब से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी डिटरमाइन द वर्क प्रोसेस। किस टाइप की आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल स्टाफ चाहिए ताकि वो अच्छे से उन मशीनों को यूज़ कर पाए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन स्टेबल इन्वायरमेंट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर परफॉर्म वेल। देखो क्या होता है ना, अगर आपका एक स्टेबल इन्वायरमेंट कभी चेंज नहीं होता तो उनके लिए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी काम कर जाता है। लेकिन अगर आप एक चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो उसके लिए ऑर्गेनिक या डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ज़्यादा काम करता है। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप बोल रहे हो सर भ्रष्टाचार करें क्या, करप्शन करें क्या, नहीं। यहाँ पर मतलब होता है कि अगर आपका एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, बिजनेस का जो चेंज नहीं होता, तो जो एक मेन पर्सन है वही सारे डिसीजन लेगा तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट चेंजेबल है तो आपको ये कोशिश करना है कि पावर को लोगों में डिवाइड करो, उनको अथॉरिटी भी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो और अकाउंटेबिलिटी भी दो, ताकि वो सब अच्छे से काम कर सकें। कल्चर। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या कल्चर, इसमें क्या होता है बेटा, जैसे रिस्क या एंटरप्रेन्योर, इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है। डिक्टेटेड द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड नेचर ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये बताता है कि किस तरीके से कब हमको पावर को सेंट्रलाइज करना है और कैसे कंट्रोल हमारे पास रखना है। देखिए क्या होता है बेटा बिजनेस में कि आपको रिस्क को ध्यान रखना है, साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उस रिस्क के बदले रिवॉर्ड मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि रिस्क मत लो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो मैनेजर को ये सारे फैक्टर जो है उनके बीच में बैलेंस रखना पड़ता है। दैट सपोर्ट द कंपनीज गोल बाय रिमेनिंग अडॉप्टेबल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड, ताकि जो है ना हम इंटरनल डिमांड एक्सटर्नल डिमांड को भी पूरा कर सकें और जो मेन हमारा कंपनी का गोल है उस गोल को अचीव करना हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। बेटा ये इसमें डिफरेंस आया है, डिफरेंस भी आ सकता है आपको, रिक्रूटमेंट अलग से भी पूछ सकते हैं, सिलेक्शन अलग से भी पूछ सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। तो पहले तो ये स्टाफिंग के अंदर ही आते हैं, तो थोड़ा सा मैं स्टाफिंग के बारे में पहले समझा दूं आपको। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है अपॉइंटिंग राइट पर्सन टू द राइट प्लेस, सही व्यक्ति को सही जगह पर चुनना होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अगर अपन मेनली देखें तो 3 एलिमेंट होते हैं या 3 पार्ट होते हैं, एक तो रिक्रूटमेंट, एक सिलेक्शन और एक होता है ट्रेनिंग। मेनली 3 पार्ट होते हैं स्टाफिंग के। अब स्टाफिंग में पहला काम होता है रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। सही योग्य व्यक्तियों को चुनना और उनको इस तरीके से इनकरेज करना कि आएँ और वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ये रिक्रूटमेंट होता है। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इसका बिल्कुल एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करो कि वो आए और जॉब के लिए अप्लाई करें। अब लोग सोचते सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे
तो ही आपको अच्छे लोग को चूज करने के चांस बढ़ जाएंगे। वो होता है रिक्रूटमेंट, जिनका सिंपल सा मतलब है भर्ती हिंदी में। आइए और जॉब के लिए अप्लाई करें, उसको रिक्रूटमेंट या भर्ती बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जो रिक्रूटमेंट होती है इसके दो मेन सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल और दूसरा होता है बेटा एक्सटर्नल सोर्स। जो इंटरनल सोर्स होते हैं उसके अंदर मेनली दो आते हैं, एक आता है प्रमोशन और एक होता है आपका ट्रांसफर। इंटरनल सोर्स में दो एलिमेंट होते हैं, प्रमोशन और ट्रांसफर। प्रमोशन क्या होता है कि जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं आपने प्रमोट करके उसको ऊंची पोस्ट पे लगा दिया। और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, आपने अपने ही कंपनी की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में उनका ट्रांसफर कर दिया। तो दोनों ही कंडीशन में रिक्रूटमेंट हो रहा है, पर ये इंटरनल है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल क्या होता है बेटा, जो बाहर के लोगों को आप बुलाते हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। जैसे कि आपने ये वर्ड सुना होगा कैंपस रिक्रूटमेंट, सुना है? पता ही होगा सबको कैंपस रिक्रूटमेंट, थ्री इडियट में देखा भी होगा। जब कंपनीज कॉलेज वगैरह में आती है और वहाँ से बच्चों को सिलेक्ट कर लेती जॉब के लिए, तो वो बाहर के व्यक्ति को सिलेक्ट करती है, कैंपस रिक्रूटमेंट। इसके अलावा बेटा इंटरनेट या सोशल मीडिया के थ्रू आजकल अपॉइंटमेंट होते हैं बहुत सारे, तो ये इंटरनेट। इसके बाद अगर हम बात करें, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, इंटरनेट हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय। मान लो कोई एक्स एम्प्लॉय था, पहले काम करता था फिर छोड़ के चले गया, अब वापस आएगा तो वो भी एक्सटर्नल हो गया। इसके अलावा फैक्ट्री गेट हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो भर्ती करवाती है ना, तो वो सारी चीज़ें जो होती है, या फैक्ट्री गेट पे पोस्टर लगा हुआ उसको पढ़ के लोग एप्लीकेशन देने आते हैं, या आप एडवर्टीजमेंट करते हो टीवी वगैरह में, तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्स में आते हैं। इंटरनल में मेन दो हैं, प्रमोशन और ट्रांसफ़र। बाकी एक्सटर्नल्स में आते हैं जहाँ पे हम बाहर के लोगों को बुलाते हैं कि आओ और जॉब के लिए अप्लाई करो। अब हम देखते हैं सिलेक्शन की तरफ। देखो रिक्रूटमेंट खत्म हो गया, इसके बाद अगली प्रोसेस है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, राइट व्यक्तियों को चूज करने का काम करते हैं, चूजिंग द बेस्ट सूटेड कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ अप्लीकेशन। रिक्रूटमेंट में जो जो लोगों ने आके अप्लाई करा था, अब उनका हम अलग अलग प्राइमरी इंटरव्यू, सेकेंडरी इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब करवा के देखते हैं, मतलब प्रैक्टिकल वर्क। और उसके बाद हम चूज़ करते हैं कि किनको सिलेक्ट करना है, किनको रिजेक्ट कर देना है। तो ये एक निगेटिव प्रोसेस है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि हम इसमें रिजेक्ट करने का भी काम करते हैं। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, आओ और अप्लाई करो, बाद में हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है। अच्छा, रिक्रूटमेंट पहले होता है, सिलेक्शन जो होता है वो बाद में होता है। रिक्रूटमेंट में कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ती, पर सिलेक्शन में एग्ज़ाम वगैरह आपको देना पड़ती है। रिक्रूटमेंट के लिए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ता, पर जब सिलेक्शन होता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह करना पड़ता है। तो कुछ डिफरेंट के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप पैराग्राफ में या फिर पॉइंट वाइज लिखोगे, टेबल बना के ज़्यादा बेटर है, उसमें अच्छे नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव, सीक्वेंस और प्रोसेस के पॉइंट दिए हैं। रिक्रूटमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, लार्ज पुल, आओ भैया अप्लाई करो। सिलेक्शन में क्या करते हैं, बेस्ट पर्सन को चूज कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट पहले होता है, सिलेक्शन क्या होता है बाद में। प्रोसेस रिक्रूटमेंट सिंपल होती है और कम फॉर्मल होती है, सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा फॉर्मल होता है, टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, बैकग्राउंड चेक जिसको हम रेफरेंस चेकिंग भी बोलते हैं, वो सब भी होता है। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, पहला काम होता है स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग करने का मतलब होता है बेटा, जो भी आपने रिज्यूमे वगैरह सबमिट करा होगा उसी को वो चेक कर लेते हैं, उससे ही छाट देते हैं। बहुत से लोगों को तो रिज्यूम देख के बाहर कर देते हैं। दूसरा काम होता है सिलेक्शन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, कि जो आप आए हो, जो आपने लिखा है उसके हिसाब से आपको काम आता है कि नहीं आता है। जो उनको भी पास कर लेता है फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड मीटिंग होती है उनकी, ताकि उनकी इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल वगैरह चेक कर सकें। रेफरेंस चेकिंग, जो उन्होंने अपना पास परफॉर्मेंस लिखा है, एक्सपीरियंस लिखा है, या उन्होंने जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करा है, वो सब चेक करते हैं, पुलिस से वेरीफाई भी करवाते हैं कि कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है आपके अगेंस्ट। वो भी पास हो गया, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, फिजिकल और मेंटली फिट हो कि नहीं। जब ये भी कंप्लीट हो जाता है, आपका बिल्कुल फाइनल इंटरव्यू लेते हैं और आपको सीधे क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपका इंडक्शन, ओरिएंटेशन वगैरह होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्टिंग एंड टाइप्स एंड प्रोसेस।
डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? तो इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग, इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। डायरेक्टिंग एक ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जहाँ पर हम गाइड करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमको कैसे गोल को अचीव करना है। इसको हार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज इट वर द प्लान्स आर फाइनली इम्प्लीमेंटेड बाय वर्कर फोर्स। जहाँ पे वर्क फोर्स फाइनली जो आपने प्लान बनाया था उसको यूज में लेकर आती है। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है बेटा? डे टू डे वर्क को सुपरवाइज करना कि जो हमारे सबॉर्डिनेट है वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये काम कौन करता है? तो इसके लिए कंपनी में कौन होते हैं बेटा? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर प्रॉपर सुपरवाइज करते हैं कि काम ढंग से हो रहा है या नहीं। दूसरा काम होता है बेटा मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है कि जो भी वर्कर्स हैं उनको इनकरेज करना, इंसेंटिव वगैरह देकर मोटिवेट करना ताकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। मोटिवेशन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मोटिवेशन में हम उनको पैसे देते हैं, सैलरी बढ़ा देते हैं, कमीशन देते हैं, बोनस देते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल देना, उनको बढ़ावा देना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना, ये सब भी उनको अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फॉर्मल मोटिवेशन, इनफॉर्मल मोटिवेशन, इस पे भी आपको, इसको बेटा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी बोलते हैं, तो इस पर डिफरेंस आपको एग्जाम में आ सकता है, ज़रूर पढ़ के रखना अच्छे से। लीडरशिप, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टू वर्क विलिंगली टुवर्ड द गोल। लीडरशिप का मतलब होता है इसमें एक लीडर होता है, तो क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर आपको एग्जाम में आ सकता है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। तो लीडर का काम होता है बेटा वर्कर्स को, उनको मतलब मोटिवेट करते रहना, काम के प्रति समझाते रहना, उनके साथ रहना, एक टीम के रूप में काम करवाना। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बेटा मेनली फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना। और इसको अगर और डिवाइड करना तो रिटन कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेटा अपने आइडिया को, फीलिंग को, थॉट को, इन्फॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये कम्युनिकेशंस होते हैं। तो बेटा इनके बारे में डिटेल्स पढ़ लेना, ये मैं आपको आंसर समझाने के लिए लिख कर लेकर आया हूँ ताकि आप एग्जाम में ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, आप लिख सको। तो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, इनका डिटेल ज़रूर पढ़ लेना। मोटिवेशन के टाइप्स को डिस्क्राइब करना, कम्युनिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। लीडरशिप की भी 3 स्टाइल होती है बेटा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है? जो लीडर होता है वो सारे डिसीजन लेता है, वो वर्कर से कुछ भी नहीं पूछता है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? जहाँ पर वर्कर भी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और वर्कर और लीडर मिलकर डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। और लेजिस्फेयर, इसमें क्या होता है बेटा? लीडर जो है वर्कर को पूरा फ्री कर देता है कि भाई तुमको जैसे हिसाब से काम करना है वैसे काम करो, बस मुझे फाइनल रिजल्ट दे देना, तो उसको लेजिस्फेयर बोलते हैं। सबसे इसमें सबसे बढ़िया कौन सा है? डेमोक्रेटिक, सबसे पॉपुलर भी वही लीडरशिप का फॉर्मेट चल रहा है। ऑटोक्रेटिक सबसे लेस पॉपुलर है, अब बिल्कुल भी नहीं चलता क्योंकि इसमें तानाशाही आ जाती है, फिर जो लीडर बोलता है वही काम करना पड़ता है, तो वर्कर को पसंद भी नहीं आता है। डेमोक्रेटिक सबसे अच्छा है जहाँ पे लीडर के पास भी पावर होती है, वर्कर भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और लेजिस्फेयर भी, जहाँ पे अगर लीडर पूरा ही फ्री कर दे वर्कर को तब भी हमारी कंपनी के लिए लॉस मेकिंग हो सकता है। अब डायरेक्टिंग की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहला काम होता है डायरेक्टिंग में गोल डिसाइड करना कि भाई आपका गोल क्या है जिसको हम अचीव करने वाले हैं। दूसरा, उसके लिए गोल को अचीव करने के लिए इंस्ट्रक्शन इशू करना, भाई प्रॉपर कम्युनिकेट करो, क्लियरली सबको बताओ कि टास्क क्या है, किस तरीके से करना है। मोटिवेट करते रहो उनको, कोई रिवॉर्ड या पहचान देना ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। सुपरवाइज करो टाइम टू टाइम, जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं। फिर उनसे फीडबैक लो और फॉलो अप भी लेना ज़रूरी है, जो रिजल्ट है उसको रिव्यू करो, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको एड्रेस करो और करेक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना हो और हम बेटर परफॉर्म कर सकें। इफेक्टिव डायरेक्टिंग रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल एज इट इज़ फंडामेंटल अबाउट मैनेजिंग ह्यूमन बिहेवियर टू ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। बेटा देखिए, ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपके साथ कर लिया है। बट आपको एक चीज़ ज़रूर करना है, फिर बता रहा हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग को भले एक बार स्किप भी कर दो तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये 4 एलिमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और लिमिटेशंस ये आपको बिल्कुल प्रॉपरली करके रखना है। आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनको हम विशेषता कहते हैं, इनके इम्पोर्टेंस या एडवांटेज या मेरिट सब एक ही होते हैं, तो इनके इम्पोर्टेंस, एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड है इसका लिमिटेशन, या जिसको हम डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज भी बोलते हैं। तो ये आपको तीनों के करके रखना है, सॉरी चारों के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है, ये भूलना मत, करके जाना। इनके एलिमेंट्स एक बार देख लेना और टाइप्स, बाकी काम हो जाएगा। प्लानिंग की प्रोसेस करना है आपको, मैंने बता दिया, डायरेक्टिंग की करना है और स्टाफिंग की करना है। तो ये आप अगर इतना कर लेते हो जो बता रहा हूँ मैं, और MBO वाला क्वेश्चन और इंडियन एंशंट इम्पैक्ट, अगर ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं और जो समझाया है, अगर आप ये प्रॉपरली कर लोगे तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अच्छे से कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइस।